नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में जानने वाले हैं। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में अमूमन एक क्वेश्चन बन ही जाता है। आप देखे भी होंगे विगत वर्षों के प्रश्न में कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से अगर देखा गया हो तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से किसी एक सीरीज के बारे में पूछ लिया जाता है, नहीं तो पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कोई एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज के तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछ लिया जाता है। या अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है किस ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में पहुंच रहा है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, नहीं तो उसके ऊर्जा गैप के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर विधिवत एनालिसिस कर लो तो आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन कहीं जाने वाले नहीं। चलो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के इस ग्राफ को एनालिसिस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। अगर बेसिक समझ में आएगा तो इस ग्राफ को समझ लोगे और उसके बाद से क्या किसी भी सीरीज का हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के किसी भी सीरीज का तरंगदैर्घ्य आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसका बेसिक हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आप इस पे चलोगे। ठीक है, तो अगर हम बेसिक की बात करने चले तो बेसिक में आप सबसे पहले क्या करोगे। देखो बेसिक में आप अगर यहां ध्यान से देखो तो बेसिक में आप सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक परमाणु के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है भाई, अगर हम एक परमाणु की बात करते हैं तो जानते हो कि परमाणु में क्या है भाई, ये आपका नाभिक होगा और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें अगर देखा जाए कि अगर किसी भी परमाणु को अगर कहीं से बाहर से ऊर्जा दे दी जाती है तो क्या क्रिया होती है, जरा ध्यान से देखना। अगर कहीं से किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दे देती हो तो इसमें क्या होता है, जो इसके निम्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां ध्यान से देख लें कि ये क्या है, इसकी कक्षाएं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो आप इस परमाणु को कहीं से बाहर से ऊर्जा दोगे तो ये ऊर्जा लेके क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये उच्च कक्षा में भेज देता है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जब ऊर्जा ये लिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस कक्षा को छोड़ के इस कक्षा में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के उच्च कक्षा में जाता है तो मात्र 10 की घात -8 सेकंड तक ही क्या करता है, ये उच्च कक्षा में ठहरता है और ठहरने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक कक्षा में वापस आता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी प्रारंभिक कक्षा में वापस आता है तो ये क्या करता है, ये विकिरण के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के उच्च कक्षा में गया था तो इतने सेकंड के बाद पुनः वापस आएगा तो ये क्या करेगा, अब यहां आने के बाद ये ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। ये ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। किसके रूप में, विकिरण के रूप में। यानी आप कह सकते हो एच भी, जहां एच क्या है, प्लैंक नियतांक है, और भी क्या है, उत्सर्जित प्रकाश की क्या है, आवृत्ति है। तो इससे ऊर्जा मुक्त करता है। अब इस ऊर्जा को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में था और बाद में किस कक्षा में गया, या कह सकते हो कि किस कक्षा से किस कक्षा में वापस आया है। तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में वापस आया है, यानी उच्च कक्षा की ऊर्जा माइनस निम्न कक्षा की ऊर्जा, यानी दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है ये उतनी ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो अगर हम यहां से बोहर के परमाणु मॉडल से, बोहर ने अपने क्या किया था, जैसे रदरफोर्ड के परमाणु मंडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल किया था और यहां से इस ऊर्जा को प्राप्त किया था। तो आप प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे कह सकते हो कि एच वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उच्च कक्षा, कोई भी उच्च कक्षा आप ले सकते हो। E1 में अगर पहली निम्न कक्षा उसकी क्या है, E1 हो गई, पहली कक्षा हो गई, तो उच्च कक्षा दूसरी तीसरी चौथी जो भी चाहे वो ले सकते हो। तो हम यहां मान रहे हैं कि E2 से चल रहा है तो E2 माइनस क्या हो गया, E1। लेकिन हम पहले से ये जानते हैं कि किसी कक्षा की जो ऊर्जा होती है, यानी किसी भी कक्षा की जो ऊर्जा होती है जिसको हम En से इंडिकेट कर सकते हैं, ये होती है -RHC, ये होती है -RHC अपान n²। अगर हम पहली कक्षा की ज्ञात करने जाएं तो n के स्थान पे 1 पुट कर ले तो ये होगा -RHC/1 का स्क्वायर। दूसरी कक्षा की ज्ञात करने जाएं तो 2 पुट कर लो। इसी के आधार पे आप यहां से क्या देख सकते हो, ये ऊर्जा मिल गया तो आप यहां से लिख सकते हो HV इज इक्वल टू E2 का वैल्यू यहां से रखेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे आप लिख सकते हो -RHC अपान E2 जब लिखे हैं तो यहां पे N2 कर ले, N2 का स्क्वायर, माइनस पहले से था और E1 के लिए जो माइनस आएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस।
फिर क्या लिखोगे, आर एच सी अपान N1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहां से हम क्या कर सकते हैं, एच भी इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखो, आर एच सी को कॉमन करो, यहां से आर एच सी को जब कॉमन करोगे तो ये प्लस वाला पॉइंट है, पहले कर लो, तो यहां बचा 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? अब एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, भी इज इक्वल टू, ये बचेगा आर सी इंटू 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां देखोगे, इस पॉइंट को अगर C को इधर भेजे तो क्या मिलेगा, V बाई सी इज इक्वल टू R इंटू 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। और हम पहले से जानते हैं कि V बाई सी जो होता है, यानी आवृत्ति बटा प्रकाश की चाल, या किसी भी माध्यम में हम तरंगों की चाल की बात करें तो होता है 1 अपान लेमडा, या इसको कह सकते हो, इसको इधर भेजें तो C इज इक्वल टू होता है भी लेमडा। बात समझ में आई? तो आप C इज इक्वल टू भी लेमडा कहो, यानी प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा, प्रकाश की आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। क्लियर? या आप V बाई सी को कह लो क्या, 1 अपान लेमडा। यहां पे रख सकते हैं हम लोग 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जो ऊर्जा यहां से मुक्त हो रही थी उसकी तरंगदैर्घ्य हम लोग यहां से ज्ञात कर लिए। उसकी तरंगदैर्घ्य 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर चलो आप यहां तक एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलो यहां देखो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो हम किसी भी सीरीज के लिए तरंगदैर्घ्य आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आप यहां देख लो, अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो कुछ तरंगे होती हैं वो दृश्य भाग में भी पाई जाती हैं और कुछ अदृश्य भाग में पाई जाती हैं। तो दृश्य भाग में जो तरंगे पाई जाती हैं वो क्या होती है, बामर सीरीज की होती है, और जो अदृश्य में पाई जाती हैं वो लाइमन होता है, पासन होता है, ब्रैकेट होता है, फुंड होता है। यहाँ पे एक और हो जाएगा फुंड श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले श्रेणी की बात करें कि सबसे पहली श्रेणी कौन सी प्राप्त होती है, और जिसको लाइमन सीरीज कहा जाता है, और लाइमन सीरीज कैसे प्राप्त होती है, यानी आप कह सकते हो कि जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि पहली कक्षा में जब प्रवेश करता है तो वहां से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज की तरंगे कहते हैं। यानी कि आप यहां देख रहे हो कि किसी भी उच्च कक्षा से जब क्या किया, ये निम्न यानी पहली कक्षा में कोई तरंग इलेक्ट्रॉन क्या किया, प्रवेश कर गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, यहां ध्यान से देख लो कि ये आपकी क्या है, लाइमन सीरीज है। क्या कहोगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से पहली कक्षा में वापिस आता है तो वहां से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग लाइमन सीरीज की तरंगे कहते हैं। ठीक है, जब लाइमन सीरीज की तरंगे कहते हो तो यहां पे कहां तक आया, N1 यानी पहली कक्षा की बात करें, उपरोक्त कहीं से भी चल के आ रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए जो आप यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला बनाओगे तो ये क्या बनेगा, अभी हम लोग इधर देखे हैं उसके आधार पे देख सकते हो, 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। तो आप यहां से इसको लिख सकते हो 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू R इंटू, आप ध्यान देना कहां आया है, N1 की बात करें, N1 का मतलब यहाँ पे N का वैल्यू कितना है, पहला कक्षा में आया है 1 है, तो आप क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। और N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, N2 इज इक्वल टू कहां से आ सकता है, दूसरी कक्षा से भी आ सकता है, तीसरी से भी, चौथी से, पांचवी से, छठवीं से, सातवीं से, डॉट डॉट कहां से, अनंत से भी आ सकता है। तो N2 का वैल्यू आप कहां से शुरू करोगे, 2 3 4 डॉट डॉट क्या होगा, ये इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, यानी ये इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, यानी दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कहीं से भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा हो पहली कक्षा में तो वहां से जो सीरीज प्राप्त हुई उसको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, यहां से अगर लाइमन के बाद बात करें कि बामर सीरीज क्या होती है, तो बामर सीरीज के बारे में देखोगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा हो, उच्च यानी उपरोक्त से कहीं से चल के आए और किसमें प्रवेश कर जाए, दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाए, दूसरी कक्षा में आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बामर सीरीज। क्या कहते हैं, बामर सीरीज। और बामर सीरीज के लिए जो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो तरंगे, जो यहाँ पे
तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला मिलेगा। अब वहां क्या करोगे, बस इसमें चेंज करोगे। क्या करोगे, यहां जो पहले 1 लिख रहे थे यहां पे क्या करोगे 2 करोगे, और n2 का जो वैल्यू होगा ये आपका कहां से शुरू हो जाएगा, 3 से। n2 बराबर आप क्या लिखोगे, 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक जाएगा। बस समझ भाई। इसी तरीके से आप एक बार और रिपीट करते रहें कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो लाइमन सीरीज प्राप्त होती है। उसके लिए तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला अभी बताया गया था। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे कक्षा में प्रवेश करता है, यानी n = 2 में प्रवेश करता है, तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। उसके लिए ये आपका तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला हुआ। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आता है, तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है, उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है, तो यहां से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं पासन श्रेणी। क्या कहते हैं, पासन श्रेणी कहते हैं। और उसके लिए जो यहाँ पे तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/λ = r × 1/, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर। और n2 का वैल्यू अब क्या होगा, अब ये तीसरी कक्षा तक आ रहा है, यानी कि क्या होगा उसके ऊपर से आएगा, आप लिखोगे 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इंफिनिटी। ठीक है। अब उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट श्रेणी है। अब ब्रैकेट श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से क्या है चौथी कक्षा में प्रवेश कर रहा होगा तो आप उसको क्या कहोगे, ब्रैकेट श्रेणी कहोगे। और इसके लिए जो क्या होगा, तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे क्या नोट करना है आपको, यहाँ पे आप देखो क्या नोट करोगे, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। अब यहां से क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 5 से यह स्टार्ट हो जाता है, यानी n2 का जो वैल्यू होगा वो किससे होगा, 5 6 7 डॉट डॉट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और जो लास्ट हमारी होती है ये आपकी ब्रैकेट तक दिया एक फुंड श्रेणी होती है। आप कह सकते हैं उच्च ऊर्जा स्तर से जब हम कहां पे प्रवेश करते हैं भाई, उच्च ऊर्जा स्तर से आप यहां से क्या कर सकते हो, उच्च ऊर्जा स्तर से जब 5वीं कक्षा में प्रवेश करते हो तो ये आपको देता है क्या, ये देता है फुंड श्रेणी। कौन सी श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो ये फुंड श्रेणी आपकी हो जाएगी। और उसके लिए आप यहाँ पे तरंगदैर्ध्य का जो फॉर्मूला है वो क्या बनाओगे, ये आपका बनेगा 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे n2 का जो वैल्यू होगा वो कहां से शुरू होगा, 6 7 डॉट डॉट क्या होगा, इन्फिनिटी तो जाएगा। ठीक है। अब देखो यही ग्राफ यहां भी बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे इसको देख के इसको कहेंगे ये दूसरा ग्राफ है, वही ग्राफ है। आप जब भी क्या करते हो, परमाणु का संरचना बनाते हो तो एक सर्कल लेते हो और बीच वाले हिस्से को क्या कहते हो, नाभि, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इसकी कक्षाएं होती हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये रेड वाला हिस्सा जो दिख रहा था ये आपकी क्या है, नाभि है, और ये क्या, इसकी कक्षाएं हैं। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी क्या है आगे की तरफ बढ़ रही है कक्षाएं, जिसको आप अगर कहना चाहो तो के यल यम, सॉरी ये अंदर वाला के होगा, ये होगा यल यम ये यन। ठीक है। तो ऐसी कक्षाएं आपकी क्या बढ़ती हैं, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। अब देखो इसमें क्या किया गया है, आप देख रहे हो उच्च से यानी दूसरे से पहले में गया है, तीसरे से पहले में गया है, फिर यहां से आगे से पहले में, सब आगे से पहले तक गया है। तो ये आपका जो आप देख रहे हो अंदर की तरफ सबसे जो ये वाला हिस्सा ये क्या है, लाइमन है। उसके बाद से क्या है, ये बामर है। उसके बाद से जो आया है वो क्या है आपका, ये आपका पासन है। और ये आपके आगे जो आगे बढ़ती गई ये क्या, ब्रैकेट, और फिर आगे गया जो 5वीं कक्षा तक वो क्या हो गया, फुंड हो गया। तो ये यही ग्राफ यहां भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ देख लिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे पासन श्रेणी के लिए ले लें चाहे लाइमन के लिए लें, किसी भी श्रेणी के लिए अगर तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना हो तो आप यहाँ पे जो रिडबर्ग नियतांक है, अगर रिडबर्ग नियतांक का वैल्यू यानी आर का जो मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷, ये मीटर का पावर -1 होता है। इतना वैल्यू रख के जब कैलकुलेट करने लगोगे तो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, फंस जाएगा। ठीक है। तो कभी भी इसका मान ज्ञात करना हो तो आप क्या करते हो, जो आर होता है वो अपान में आता है, तो आर अपान में आएगा तो आप याद रखना 1/r का जो वैल्यू होगा आप डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो फायदा होगा। आप इसको लिख सकते हो 911 एंगस्ट्रॉम या 912 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पे 9 से 11 या 12 लिख के कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। चलो तो इस पे हम लोग एक चीज और आगे की तरफ बढ़ा के इसको देख लेते हैं कि अगर हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं चलो ध्यान से देख लो कि चलो यहां पे हम ग्राफ फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी,
चौथी, पांचवी, छठवीं, ये आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये डॉट डॉट करके आप इन्फिनिटिव बना लो। ठीक है, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करे, उच्च ऊर्जा स्तर से, या आप किधर ही उसे बना लो भाई, डरते हो क्या, इधर से बना लो। अगर हम यहां पे बात करें, ये दूसरी से पहली में आ रही है, फिर तीसरी से पहली में आ रही है, चौथी से पहली में आई, ये पांचवी से क्या की, पहली में आई, छठवीं से पहली में आई, जिस भी कक्षा से पहली में आ रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जब कोई भी क्या, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली में आ रहा है, तो पासन श्रेणी के लिए हम लोग लाइमन श्रेणी के लिए हम लोग देख रहे हैं। लाइमन श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। अगर ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव से प्रवेश किया पहली में, तो इसका ये जो लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है आपका, इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा। तो लाइमन सीरीज के लिए हम लोग तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला नोट किए हैं, ये आपको बताया गया। लाइमन सीरीज के लिए तरंगदैर्ध्य का जो फॉर्मूला है वो कितना हो गया, देखो ये बताया गया 1/λ। यहां देखो कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, देखो ये बताया गया है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर। किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, लाइमन के लिए देख रहे हैं, -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें कहें कि दूसरी कक्षा से ये पहली में प्रवेश किया, यानी n2 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। जब n2 का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू, ये मिलेगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 बाई ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 4 में 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3/4 नोट कर ली। अब देखो लैम्डा का वैल्यू हमको चाहिए तो 1/λ है, तो इसी चीज को आप पलट के लिख लो तो ये मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये जब पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये 4/3 इंटू आप इसको लिख सकते हो 1/r। अगर r का वैल्यू यहाँ पे इतना बड़ा रख लोगे, r इज इक्वल टू कितना 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर का पावर -1 रख लेंगे, तो ये तो कैलकुलेटिव होगा ही नहीं, यानी कैलकुलेशन इसका बहुत आसान नहीं होगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी इस तरीके का आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप याद रखो r का जो मान रखना है 1/r के रूप में ही रखना है, यानी 1/r का वैल्यू कितना रखोगे, 911 रख लो, या हम बोल रहे हैं कि 912, क्योंकि ये लगभग मान होता है। ठीक है, तो आप यहां लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4/3। ठीक है, इंटू 1/r का वैल्यू कितना कर लें, ये 3 से कटने वाला पॉइंट रख लें, तो ये क्या रखेंगे, 912 रख लें। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 3 3 9 और ये होगा 4 3 12। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ही बार में 304 बार में ये कटेगा। अब इसका लैम्डा का वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 के 6, 4 1 हासिल, 4 0 1 हो गया, 4 3 12, ये मिला आपको 1216। अब यहां देखना ये जो मिला ये एंगस्ट्रॉम में मिला। ठीक है, तो आप अगर दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में गए हो तो लाइमन सीरीज के लिए जो तरंगदैर्ध्य मिला है वो आपको कितना मिला है, ये आपको मिल गया 1216 एंगस्ट्रॉम। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उच्च कक्षा से जैसे जैसे निम्न कक्षा में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, इस तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है, कम होता जाता है। अगर आपको यहां से देखना है कि अनंत से यहां 1216 आया, यहां देखोगे तो और कम आएगा, यहां देखोगे तो और कम आएगा, ऐसे घटती जाएगा। आप करोगे क्या, यहां पे हम लोग 2 रखे थे, 3 रख के देखना, 4 रख के देखना, 5 रख के देखना, और डॉट डॉट इन्फिनिटिव रख के मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना आता है। अगर यहां पे इन्फिनिटिव रखेंगे तो क्या आएगा, आप इसको चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्फिनिटिव रखेंगे तो इसका क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलो यहां तक तो कंप्लीट होगा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटिव को रख के देख रहे हैं, जब इन्फिनिटिव रखोगे तो क्या देने वाला है, देखो ये यहां पे क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू, ये इसको सॉल्व करोगे 1 -1/, अब n कहां है, यहां पे है, तो ये इन्फिनिटिव रखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या रखोगे, 1/λ इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा, r इंटू 1 - 0, यानी r ही बचा। आप इसको लिख सकते हो, यहां से क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r। और हमने बताया कभी भी 1/r रखना हो तो आप 911 एंगस्ट्रॉम या 12 एंगस्ट्रॉम रख सकते हो। तो ये लैम्डा का जो वैल्यू मिला 900 कितना
11 या 12 एंगस्ट्रॉम, जो आपको लेना है ले सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1216 था। अगर दूसरी कक्षा से पहली में गए हो, जितना ऊर्जा गैप क्या कम है उतनी ही बड़ी तरंगदैर्ध्य प्राप्त हुई है, और ऊर्जा गैप जितना बढ़ता जाएगा उनके बीच क्या होगा, उनके बीच तरंगदैर्ध्य जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। और सबसे छोटा वाला जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 911 एंगस्ट्रॉम होता है। बात समझ भाई। इसी तरीके से आप बामर के भी याद कर सकते हो, किसकी याद कर सकते हो, पासन की भी याद कर सकते हो, ब्रैकेट की भी याद कर सकते हो, फुंड की भी याद कर सकते हो। इनमें से किसी का भी याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको मात्र वैल्यू तो चेंज करना है। चलो एक और इसमें दिखा देते हैं आपको कि अगर हम बामर सीरीज की बात करेंगे तो ये क्या है आपका 1 वाला पॉइंट हो गया, ये आपकी क्या हो गई 2 मिल पॉइंट हो गया, ये 3 4 5 6 डॉट डॉट करके अगर हम देखें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में आता है। जब दूसरे में आता है और उच्च ऊर्जा स्तर कोई भी हो, 2 से ऊपर कभी भी जाओ और उससे क्या हो दूसरे में आए, तो हमारी कौन सी सीरीज प्राप्त होगी, डॉट डॉट करके इन्फिनिटी से भी लेके चले आए, तो ये हमारी जो सीरीज प्राप्त होगी इसको कहते हैं बामर श्रेणी। क्या कहते हैं, बामर श्रेणी। ये हमको बामर श्रेणी प्राप्त हो रही है। जब बामर श्रेणी प्राप्त हो रही थी, इसके लिए आपको यहाँ पे तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला बताया गया है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ये होता है 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी कक्षा तक आ रहा है, n का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो -1 ये होता है n2 का स्क्वायर। n2 का वैल्यू हमने पहले बताया, इसके लिए क्या होगा, इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बामर श्रेणी में कि सबसे छोटी ऊर्जा स्तर के लिए तरंगदैर्ध्य कितना होता है तो कैसे ज्ञात करोगे, तो आप यहां लिख सकते हो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ये 1 क्या होगा 4 माइनस 1/n2 का वैल्यू, सबसे छोटी की बात करेंगे तो 3 ले लेंगे, तो 3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा 9। अब 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू यहां पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 36 मिल जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे 9 बार में तो 9 माइनस क्या होगा 4। हल करें तो यहां से 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 9 में से 4 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 5/36। समझ में। तो आप इसको फिर पलट दो, तो पलटने का क्रिया तो बताएगा, इसका बटा कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा 1। तो आप लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हो, ये होगा 36/5 इंटू 1/r, और 1/r का वैल्यू 911 रखो, नहीं तो 912 रखें, जो आपको रखना उतना रख सकते हो। ठीक है, तो ये मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 गुणे 911। आप इसको थोड़ा सा काटपीट मचा दोगे, इसका आंसर आपको क्या हो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इन्फिनिटिव से लेके आओगे तो देखोगे इससे क्या होगा, मान छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में किसी भी सीरीज के लिए तरंगदैर्ध्य आसानी से क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और देखना बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और वहां पे आप रिडबर्ग नियतांक का जो हमने मान बताया वो तुरंत मत रख देना, नहीं तो कैलकुलेशन में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आपको अलग एक मान बताया गया है, शॉर्ट फॉर्म इसका बताया गया 1/r का वैल्यू क्या रखना है, 911 रखो या 912 रखो, या कैलकुलेटिव ऐसा रखो कि मान जो कैलकुलेशन में क्या हो थोड़ा सा सुविधा दे, या 910 रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 आ गया तो 910 रखोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, जल्दी उसका आंसर ढूंढ पाओगे। नहीं तो 11 करोगे 12 करोगे, यहाँ पे भाग दोगे 10 वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर क्या होगा थोड़ा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आराम से इसको तैयार कर लो, और इसमें कोई भी दिक्कत हो फिर बताओ। ठीक है।